आज ऐसे केस की बात करेंगे कि वीडियो खत्म होते होते आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। 15 साल पहले इस घर में 4 लोग रहते थे, माँ बाप, उसकी बेटी और एक नेपाल का नौकर। रात को सब अच्छे से सोए थे, लेकिन सुबह उठे तो बेटी खुद के बेडरूम में मरी पड़ी थी। माँ बाप ने आरोप लगाया कि नौकर मार के भाग गया, लेकिन एक दिन बाद नौकर खुद इस घर की छत पर मरा हुआ मिला और इसी कारण बेटी को मारने का सारा शक जो था वो माँ बाप पर चला गया। लेकिन चौंकाने वाली बात पता है क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि आज 15 साल बाद भी ये केस अभी सॉल्व भी नहीं हो पाया है। इस केस के ऊपर एक मूवी बन चुकी है और एक बुक भी लिखी जा चुकी है। पुलिस और सीबीआई ने भी पूरा जोर लगा दिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना नोएडा के जलवायु विहार अपार्टमेंट के मकान नंबर L32 की है। ये मकान 2 डॉक्टर पति-पत्नी राजेश तलवार और नुपुर तलवार का था। इस घर में इन दोनों के अलावा 2 लोग और रहते थे, राजेश तलवार और नुपुर तलवार की बेटी आरुषि तलवार और उसका नेपाल का नौकर हेमराज बंजारा। 3D में अगर मैं आपको इस घर का मैप सॉन्ग दिखाऊंगा तो यह राजेश का नुपुर तलवार का बेडरूम था, पास में ही उसकी ये बेटी का आरुषि का तलवार का बेडरूम था और लिविंग रूम के गैप के बाद यहाँ घर की बाहरी हिस्से में नौकर हेमराज बंजारे का बेडरूम था। इस केस में गेट्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन था, इसलिए वो कंफ्यूजन भी मैं आपका अभी दूर कर रहा हूँ। देखो, ये घर की मेन इंटरेस्ट थी और यह टोटल 3 दरवाजे थे। ये था सबसे बाहर वाला गेट जो सिर्फ धक्का देकर भी खोला जा सकता है। इसके बाद बीच वाला ग्रिल डोर जिसमें कुंडी लगाई जा सकती थी और सबसे अंदर का ये जो मेन वुडन डोर। लेकिन इन तीनों गेट्स के अलावा यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैच है। सबसे बाहर वाले और मिडिल वाले डोर के बीच में हेमराज के रूम में जाने वाला दरवाजा भी था और हेमराज के रूम से एक दरवाजा घर के अंदर भी जाता था कि इस घर के मेन गेट को यूज किए बिना ही हेमराज के गेट के थ्रू कोई भी घर के अंदर या बाहर आ जा सकता है। क्योंकि आपने घर का नक्शा अच्छे से समझ लिया है तो अब इस केस को भी समझने में और भी मजा आएगा। बात 15 मई 2008 की है और ये असली कहानी है, यानी हत्याकांड से एक दिन पहले हर दिन की तरह आरुषि जल्दी उठकर स्कूल जाने की तैयारी में लग गई। हेमराज खाना रेडी करने में लग गया। आरुषि की माँ यानी कि नुपुर तलवार आरुषि को स्कूल के लिए रेडी करने में लग गई। आज यानी 15 मई 2008 को आरुषि स्कूल जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, क्योंकि कल के बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली थी। यही रीजन था कि आरुषि का बर्थडे वैसे तो 24 मई को आता है, लेकिन उसने 16 मई को यानी कि स्कूल के लास्ट वर्किंग डे को ही दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने का फैसला लिया। खैर, आरुषि के स्कूल जाने के बाद उसके माँ बाप भी अपने काम पर क्लिनिक चले गए और सब रात को 9:15 वापस एक साथ डिनर करने बैठ गए। खाना खाने के बाद आरुषि तलवार अपने कमरे में आ गई, राजेश नुपुर तलवार अपने अपने कमरे में गए और हेमराज बर्तन धोने में लग गया। कुछ देर बाद ही दोनों के माँ बाप आरुषि के कमरे में आए और अगले ही दिन आयोजित होने वाली बर्थडे पार्टी की प्लानिंग करने लगे। प्लानिंग करने के बाद बाप ने अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक सोनी का DSP W130 कैमरा गिफ्ट किया। गिफ्ट पाकर आरुषि बहुत खुश थी और उसने आपस में काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लीं। CBI रिपोर्ट्स के अनुसार लास्ट पिक्चर उसने 10:10 पर क्लिक की थी। पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के बाद राजेश और नुपुर अपने रूम में चले गए और आरुषि अपने रूम में। फिर रात 11 बजे राजेश तलवार अपने रूम में अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे और उन्होंने नुपुर को राउटर ऑन करने के लिए कहा। इंटरनेट राउटर आरुषि के रूम में लगा हुआ था। नुपुर आरुषि के रूम में आई और चुपचाप राउटर ऑन करके वापस चली गई। इस समय आरुषि अपने रूम में चेतन भगत सिंह की एक नोवेल पढ़ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार राजेश तलवार ने लास्ट टाइम पर लैपटॉप में ईमेल वगैरह भेजने के लिए या अपने काम के लिए इंटरनेट रात 12:08 पर यूज किया था। फिर वो भी सो गया था और उसके सोने के बाद 15 मई की रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस रात में पुलिस और CBI की काबिलियत पर सवाल उठाया और ये रात दुनिया की सबसे रहस्यमयी रात बनकर रह गई। अगले दिन यानी कि 16 मई 2008 को सुबह 6 बजे घर की नौकरानी भारती मंडल सफाई के लिए पहुंची और उसने पहले डोरबेल बजाई तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, दूसरी बजाई
तब भी दरवाज़ा नहीं खोला, और तीसरी बार बजाने पर आरुषि की माँ यानी कि नुपुर ने दरवाज़ा खोला। ये बात बहुत अजीब थी। भले ही भारती को ये नौकरी ज्वाइन किए 6 दिन हुए थे, लेकिन डेली एक बेल में ही नौकर हेमराज आकर दरवाज़ा खोल देता था। खैर, एक बार फिर बता दूं कि टोटल 3 दरवाज़ा में से फिलहाल नुपुर ने सबसे अंदर वाला दरवाज़ा, वुडन वाला दरवाज़ा खोला है, और भारती मंडल अभी भी बाहर वाले दरवाजे पर ही खड़ी है। अब नुपुर बीच वाला दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे आगे बढ़ती है तो देखती है कि बाहर से बंद है। फॉलोइंग दिस, भारती से पूछती है कि हेमराज कहाँ गया। भारती बोलती है मुझे नहीं पता। नुपुर बोलती है कि वो हो सकता है वो दूध लेने गया हो, इसलिए बाहर से लॉक करके गया है। तू 5 मिनट रुक जा, वो जैसे ही आता होगा उसके बाद दरवाज़ा खोल देगा। भारती बोलती है कि मुझे और भी जगह सफाई करने जाना है, आपके पास एक्स्ट्रा चाबियां होंगी, आप बालकनी से नीचे चाबी फेंक दो, मैं चाबी उठाकर मैं ताला खोल लेती हूँ। चाबी फेंकने के दौरान हेमराज को फ़ोन लगाया, और आप लोग बहुत ध्यान से सुनना इस बात को कि हेमराज के फ़ोन पर रिंग भी गई थी, किसी ने फ़ोन भी उठाया था, लेकिन 2 सेकंड बाद काट दिया, स्विच ऑफ को भी कर दिया था, और वो फ़ोन आज तक कभी किसी को कहीं नहीं मिला। खैर, नुपुर बालकनी से चाबी फेंकती है। भारती चाबी लेकर ऊपर आई, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाहर वाला दरवाज़ा तो धक्का देने के बाद ही खुल जाता था, लेकिन बीच वाला दरवाज़ा देखते ही भारती चौंक जाती है कि चाबी की तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसमें सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। जितनी देर में भारती मंडल का एंट्री वाला यह सीन चल रहा था, उतनी देर में राजेश तलवार भी सुबह सोकर उठ गए थे, और उन्होंने लिविंग रूम में आकर देखा तो डाइनिंग टेबल पर एक दारू की बोतल रखी थी, जिस पर खून के निशान भी थे। राजेश ने हैरान होकर नुपुर से इस बारे में पूछा तो नुपुर भी हैरान रह गई, और उसने राजेश को जल्दी से जल्दी आरुषि का रूम चेक करने के लिए बोला। आरुषि का रूम डोर ऐसा था जिसे बाहर से सिर्फ चाबी से ही खोला जा सकता था, और आरुषि का डोर लॉक करने के बाद हमेशा नुपुर इस रूम की चाबी अपने बेडरूम के सिराने रखती थी। लेकिन आज दारू की बोतल देखने के बाद जैसे ही राजेश आरुषि के रूम की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि रूम का दरवाज़ा तो खुला पड़ा है, और जैसे ही वो रूम के अंदर घुसे तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने चीखने लगे। इतने में नुपुर भी वहाँ पहुँची, और वो भी उस सीन पर विश्वास नहीं कर पाई। इतने में भारती भी रूम की तरफ बढ़ती है, और नुपुर उसको आरुषि के बेड की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ये देखो हेमराज क्या करके भाग गया। और आरुषि के रूम में बेड पर खून से लथपथ आरुषि मरी पड़ी थी। उसके सर पर किसी चीज से वार किया गया था, और उसका गला काट दिया गया था। इसके बाद भारती ने राजेश तलवार से पड़ोसियों को इन्फॉर्म करने की इजाज़त ली, तो उन्होंने परमिशन दे दी, और ये इस पूरे केस की सबसे बड़ी गलती थी, या फिर सबूत मिटाने की साजिश भी। भारती ने क्राइम सीन पर सारे आस पड़ोसी के लोग इकट्ठे कर लिए, और बीरेन सिंह नायक सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस वालों ने देखा कि लगभग 15 लोग लिविंग रूम में खड़े थे। 5-6 राजेश और नुपुर तलवार के कमरे में थे, और आरुषि कमरे में कोई नहीं था। पुलिस के आते ही राजेश तलवार ने पुलिस वालों को बोला कि हेमराज खून करके भाग गया, उसे जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो। कथित तौर पर राजेश तलवार ने ये तक बोला कि मैं खुद 25,000 दूंगा अगर पुलिस उसे नेपाल जाकर तुरंत पकड़ ले तो। पुलिस ने भी अपनी तरफ से कहानी बना ली कि रात में शराब पीकर नौकर हेमराज के आरुषि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और आरुषि ने विरोध किया तो उसे वो मारकर भाग गया। इस थ्योरी के बेसिस पर पुलिस ने हेमराज के ऊपर 20,000 का इनाम रख दिया, और पुलिस की एक टीम नेपाल के लिए रवाना हो गई। हालांकि क्राइम सीन यानी कि राजेश तलवार इस घर में मौजूद सबूत की पूरी तरह से तहस नहस हो चुके थे, पर फिर भी पुलिस ने फिंगरप्रिंट, आरुषि के कपड़े, बेडशीट वगैरह सब फॉरेंसिक वालों को हैंड ओवर कर दिया। क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को छत की ओर जाती हुई सीढ़ियों पर खून के धब्बे मिले, लेकिन दरवाजा बंद था। तो पुलिस वालों ने राजेश तलवार से चाबी मांगी। चाबी ढूंढने के लिए राजेश तलवार काफ़ी देर तक अपने रूम में ही रहे, और पुलिस जब दोबारा चाबी मांगता है तो भड़क जाते हैं, कहने लगते हैं कि खूनी हेमराज तो नेपाल में बैठा है और आप छत पे जाके टाइम वेस्ट करने में क्यों लगे हो। सीबीआई रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस वाले से जब पूछा गया कि भाई पहले छत पे क्यों नहीं गए चेक करने के लिए, तो उसने ये भी बोला कि सर छत पे जाने के लिए बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं जहाँ इंतजार किए बिना ही वहाँ से नीचे चला गया। 17 मई 2008
8 यानी कि आरुषि के हत्याकांड के एक दिन बाद राजेश और नुपुर अस्थियां बहाने के लिए हरिद्वार निकल गए और पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम जो क्राइम सीन पर किसी की रिक्वेस्ट पर आए थे, उन्होंने सीढ़ियों पर पड़े हुए खून के धब्बों को सीरियसली लिया और चाबी न मिलने पर छत के दरवाजे का ताला तोड़कर छत पर पहुंचते ही सुबह 10:30 बजे के आसपास पुलिस वालों ने यहां जाकर देखा तो देखकर उनके होश उड़ गए। हेमराज की लाश पड़ी थी और उसको भी वैसे ही मारा गया था जैसे आरुषि को। बॉडी कंफर्म करने के लिए राजेश और नुपुर तलवार को वापस बुलाया गया। राजेश ने पहले तो पहचानने से मना कर दिया, लेकिन बाद में नुपुर से भी कंफर्मेशन लेने के बाद एग्री किया कि हाँ, ये हेमराज की लाश है। यहाँ मैं आपको इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। छत की दीवार पर एक खून से सना हुआ हाथ का पंजा है, इस तरीके से लगा हुआ था कि इस पूरे केस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस था। अगर पुलिस ने इस हाथ को सबूत के तौर पर सीरियसली लिया होता तो ये केस तब का ही साल हो गया होता। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो कि ये तो भारतीय पुलिस है, खैर अब छोड़ो। पुलिस का पूरा शक जो है राजेश और नुपुर तलवार के ऊपर आ गया था। किसी माँ बाप की इकलौती औलाद जिसको पैदा करने में इतनी मुश्किल आ रही हो और उसको माँ बाप गुस्से में आकर मार दें, इसलिए पुलिस की दूसरी टीम हेमराज के दोस्तों पर इन्वेस्टिगेशन करने लगी। सबसे पहले पुलिस ने विष्णु शर्मा को पकड़ा। असल में विष्णु शर्मा ही पहले राजेश नुपुर तलवार के घर में नौकर था। वो छुट्टी पर गया था और उसने टेम्परेली हेमराज को अपनी जगह नौकर का काम संभालने के लिए बोला था, लेकिन वो वापस आया तो राजेश तलवार ने बोला कि हम तो हेमराज के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसलिए पुलिस ने अंदाजा लगाया कि विष्णु बदला लेने के लिए जब हेमराज को मार रहा होगा तो आरुषि ने देख लिया होगा, इसलिए विष्णु ने दोनों का मर्डर कर दिया होगा। लेकिन जांच के बाद पता चला कि खून की रात विष्णु शर्मा तो नेपाल में ही था। अब तो राजेश तलवार पे जो शक था वो और भी स्ट्रांग हो गया। दूसरी बात जो पुलिस के दिमाग में घूम रही थी कि वो सोसाइटी गार्ड्स के 100% गारंटी के साथ दावा किया था कि 15 और 16 मई को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ना ही कोई EL32 से बाहर गया और ना ही उसके घर पर कोई अंदर आया। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए 23 मई 2008 को पुलिस ने राजेश तलवार को अरेस्ट कर लिया और उस दिन लखनऊ डिवीज़न IG इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐसी बात बोली कि पूरी दुनिया राजेश और नुपुर तलवार के खिलाफ हो गई। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुदर्शन सिंह ने आरुषि का नाम भी एक बार तो गलत लिया, लेकिन पुलिस ने बताया कि राजेश तलवार का उन्हीं के क्लिनिक में अफेयर था। इस बात का पता आरुषि को लग गया था। स्ट्रेट में आकर आरुषि ने हेमराज से ऐसी बातें करनी शुरू कर दी और वो दोनों नाजायज़ संबंध में आ गए थे। 15 और 16 की रात जब राजेश तलवार पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि आरुषि का रूम जो डोर खुला हुआ था। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे, तो राजेश हेमराज को मारते मारते ऊपर छत तक ले गए और वहाँ उसको जान से मार दिया। फिर नीचे आकर भारी मात्रा में शराब पी और अपनी बेटी आरुषि को भी मार दिया। लेकिन इस बयान के थ्रू इतनी छोटी सी बच्ची के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाले जा रहे थे, इसलिए लोगों ने जम के पुलिस का विरोध किया। फॉलोइंग दिस पुलिस ने प्रेशर में आके अपना बयान बदल दिया और बताया कि आरुषि को अपने पिता राजेश तलवार की क्लिनिक में एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर का पता चल गया था जो उसे ब्लैकमेल करने लगी थी, इसलिए राजेश तलवार ने अपनी बेटी आरुषि की हत्या कर दी। उस बयान के बाद काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुए, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन यह रही कि 2 CBI की टीम इन्वॉल्व हुई थी। पहले CBI की टीम ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्लेम किया था कि मर्डर केसड़ा ने किया है। केसड़ा भी असल में नेपाल का ही था, नौकर हेमराज बंजारे का दोस्त था और डॉक्टर राजेश तलवार की क्लिनिक पर असिस्टेंट के रूप में काम करता था। आरुषि के मर्डर से 2 दिन पहले केसड़ा से क्लिनिक में कुछ गलती हो गई थी, जिस बात पर राजेश ने केसड़ा को बाकियों के सामने बहुत बुरी भली तरीके से डांटा फटकारा था। इसके बदले केसड़ा ने यह भी बोला था कि इसका बदला राजेश तलवार से वो जरूर लेगा, और ऐसा बोलते हुए उसको सुना था राकेश तलवार के ड्राइवर उमेश शर्मा ने। लेकिन CBI की फर्स्ट टीम की यह थ्योरी भी गलत साबित हुई, क्योंकि केसड़ा जिस घर में रहता था उस घर के मकान मालिक ने कन्फर्म किया था कि केसड़ा तो खून के समय उसके साथ ही था। फिर यह केस दूसरी CBI टीम के हाथ में चला गया और दूसरी CBI की टीम ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्लेम किया कि
नौकरों का आरुषि के साथ कोई भी लेना देना नहीं था। जिस तरीके से कट आरुषि और हेमराज के गले पर मिला है उससे तो यही लगता है कि वो किसी प्रोफेशनल ने सर्जिकल ब्लेड से खून किया होगा। लेकिन दूसरी सीबीआई की टीम को भी तलवार के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इस केस को हमेशा के लिए बंद करवाने के लिए कोर्ट में अपील कर दी थी। ये केस इंडिया का मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस माना जाता है। ये केस आज तक सॉल्व ना हो पाने की वजह से मेन रीजन तो नोएडा की पुलिस ही है। अगर नोएडा की पुलिस ने घर की छत पर लगे उस खूनी हाथ के पंजे को सीरियसली लिया होता तो खूनी आराम से पकड़ा जाता। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।